आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने KCL और KVL पढ़ा था। परिपथ विश्लेषण से संबंधित किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है किरचॉफ का धारा का नियम, दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। हमने दोनों नियम पढ़े और दोनों ही नियम हमारे न्यूमेरिकल से संबंधित है। जो ही हम न्यूमेरिकल हल करेंगे हमें दोनों नियमों का बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है धारा के विभाजन का नियम। जब धारा एक ही प्रतिरोध में बहती है तो उसका मान निश्चित होता है, लेकिन एक प्रतिरोध से हम कई प्रतिरोध जोड़ दें जो समांतर क्रम में भी हो सकते हैं और श्रेणी क्रम में भी हो सकते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान भी बंट जाता है। इसी कारण इस नियम को धारा के विभाजन का नियम कहते हैं। धारा के विभाजन का नियम समझने से पहले हम एक परिपथ बनाएंगे। उस परिपथ में एक वोल्टता स्रोत बैटरी V होगी और उस वोल्टता स्रोत का विभवांतर V है, और उस वोल्टता स्रोत से हम पहला प्रतिरोध जोड़ेंगे R1। उसके बाद में अगले दो प्रतिरोध और जोड़ेंगे R2 और R3, जो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है। जैसा कि आपके सामने चित्र से स्पष्ट है, आपके सामने एक चित्र बनाया गया है। ये चित्र हमें धारा के विभाजन का नियम समझने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले इस चित्र में V वोल्टेज की बैटरी दिखाई दे रही है। उस बैटरी से जो ही हम प्लस से माइनस की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है R1। R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान I1 है। R1 प्रतिरोध सीधा बैटरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन R1 प्रतिरोध के अंतिम सिरे बिंदु B पर हमने दो प्रतिरोध और जोड़ दिए हैं। पहला प्रतिरोध है R2 और दूसरा प्रतिरोध है R3। R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान है I2, R3 प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान है I3। बैटरी से धारा I1 निकल रही है, लेकिन अलग अलग प्रतिरोधों में इसका मान भी देखिए अलग अलग हो जाता है। यानी I1 धारा I2 और I3 में बंट जाती है। हमें उस बंटने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। और I2 और I3 का मान क्या होगा, यानी धारा का बंटने के बाद उसका मान क्या होगा, यही धारा के विभाजन का नियम है। सबसे पहले नोट करें, I1 धारा I2 और I3 में जा रही है, यानी I2 और I3 में बंट रही है। हम किसी एक बड़ी वस्तु को तोड़ करके दो छोटी वस्तु बना रहे हैं, तो बड़ी वस्तु के बराबर दोनों छोटी वस्तुओं का योग होगा, चाहे द्रव्यमान की बात करें। उसी प्रकार I1 को हम I2 और I3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो I1 का मान होगा I2 और I3 के योग के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, बैटरी का टर्मिनल B और C से जुड़ा हुआ है, और यही बैटरी का टर्मिनल B और F से भी जुड़ा हुआ है। तो बिंदु B और C पर वोल्टेज का मान बिंदु B और F पर वोल्टेज के मान के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों बिंदु बैटरी के एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। यानी F बिंदु पर वोल्टेज का मान और C बिंदु पर वोल्टेज का मान दोनों देखिए बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े हुए होने के कारण समान प्राप्त होगा। हम ये भी कह सकते हैं D पर भी वही होगा। तो BC पर और BF पर वोल्टेज का मान बराबर होगा। यहाँ पर बिंदु F नहीं लेकर के हम E भी ले सकते हैं, वही होगा। आगे प्रतिरोध नहीं जोड़ रखा है केवल।
तो एफ ई भी ले सकते हैं, दोनों पर वोल्टेज बराबर है। ओम के नियम से I2R2 BC पर देखिए, बी एफ के देखिए I3R3, ओम के नियम से V बराबर IR हमने लागू किया है। यहाँ से पक्षांतरण करके I3 का मान निकालिए, R2 के बट्टे में R3 आ जाएगा और गुणा में I2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से I3 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। जो ही 1 में रखेंगे हमारे पास I1 का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर I3 की जगह हम R2 बटे R3 इंटू I2 ये रखेंगे। जो ही मान रखेंगे हमारे पास I1 का मान आ जाएगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में I3 का मान रखने पर तो I1 बराबर क्या होगा, I2 प्लस I3 की जगह R2 बटे R3 इंटू I2, यहाँ तक नोट करें। आगे देखिए I2, यहाँ पर भी I2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने I2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा R2 बटा R3। अब देखिए इस ब्रैकेट को LCM क्या होगा, यहाँ पर एक के नीचे कुछ भी नहीं है, बट्टा 1 मान ले। इसका LCM होगा R3। इसका LCM लेकर के हम सरल करेंगे, R3 को LCM लेंगे तो ऊपर बचेगा R2 प्लस R3 और बट्टे में R3 बचेगा और I1 बराबर I2 मल्टीप्लाई में ये रहा। ये हमारे पास I1 का मान आ गया। अब इसको पक्षांतरण करके I2 का मान निकाल सकते हैं। इसका पक्षांतरण इस प्रकार करेंगे, I2 को एक साइड में रखेंगे, एक पक्ष में रखेंगे और सारे पदों को दूसरी तरफ ले आइए। तो ये पद इसके गुणा में है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस दिशा में या इस पक्ष में आएगा, तो पूरा का ब्रैकेट उल्टा हो जाएगा। जो R3 नीचे है वो R3 ऊपर आ जाएगा, R3 प्लस R2 जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ये I1 के गुणा में आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए किसका मान है, I2 का मान है। एक तो हमें I2 का मान प्राप्ति हो गया, ये इसकी धारा के विभाजन नियम को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। I3 का मान हमें प्राप्त हो गया और ये I2 का मान हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे I2 का मान यहाँ पर, तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, हमें I3 का मान प्राप्त होगा। आइए इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें I3 बराबर R2 बटे R3 गुणा I2 है, I2 की जगह हम मान रख देंगे R3 बटा R2 प्लस R3 इंटू I1। R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास I3 का मान प्राप्त होगा R2 बटा R2 प्लस R3 इंटू I1। इस प्रकार हमें I2 और I3 के मान प्राप्त होंगे। इसे एक बार नोट करें एक साथ। यह है हमारा धारा के विभाजन का नियम। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, अब हम कुछ परिपथ विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय का अध्ययन करेंगे और उन प्रमेयों को हम कथन भी लिखेंगे, उन प्रमेयों के लिए आवश्यक परिपथ भी बनाएंगे और उन प्रमेयों को हम सिद्ध भी करेंगे। हेडिंग लगाइए, हमारी प्रमेय है, उस प्रमेय का नाम है अध्यारोपण की प्रमेय। हेडिंग लगाइए अध्यारोपण प्रमेय।
सबसे पहले इस प्रमेय का हम कथन नोट करेंगे। ये प्रमेय कहती है कि यदि किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ हो, उसमें दो या दो से अधिक ऊर्जा के स्रोत विद्यमान हो, ध्यान से सुने, पॉइंट नोट करें, उस दो या दो से अधिक ऊर्जा के स्रोत, हमने ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे, धारा का स्रोत, वोल्टता स्रोत, ऐसे पढ़ा था। यानी यदि कोई परिपथ भी हो, उस परिपथ में दो या दो से अधिक ऊर्जा के स्रोत विद्यमान हो, तो परिपथ की किसी भी शाखा में धारा का मान प्रत्येक स्रोत के कारण उस शाखा में बहने वाली धाराओं के सदिश योग के बराबर होगा, जबकि अन्य सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। एक बार नोट करें, यदि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक क्या विद्यमान हो, ऊर्जा के स्रोत विद्यमान हो, तो परिपथ की किसी भी शाखा में, तो परिपथ की किसी भी शाखा में बहने वाली धारा का मान, किसी भी शाखा में धारा का मान प्रत्येक स्रोत के कारण उस शाखा में बहने वाली धाराओं के सदिश योग के तुल्य होगा। धाराओं के सदिश योग के तुल्य होगा, जबकि अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ये इस प्रमेय का कथन है। नोट करें, अध्यारोपण प्रमेय का कथन है, यदि किसी परिपथ में
दो या दो से अधिक ऊर्जा के स्रोत विद्यमान हो तो, ये नोट करें, दो या दो से अधिक ऊर्जा के स्रोत विद्यमान हो, यानी प्रथम दृष्टया ये याद ही कर लीजिए कि यदि हम कोई न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि कौन सी प्रमेय का प्रयोग होगा, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में दिए गए परिपथ को देखिए। अगर दिए गए परिपथ में ऊर्जा के स्रोत दो है या दो से अधिक है तो उस परिपथ में अध्यारोपण की प्रमेय लागू होगी। लेकिन एक शर्त ये भी है, सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जो ही हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा से किस प्रकार प्रतिस्थापित होगा हम देखेंगे। आंतरिक प्रतिबाधा हम महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण परिभाषा में पढ़ चुके हैं। अगर ये दो शर्त है, कौन कौन सी, कोई परिपथ है और उस परिपथ में ऊर्जा के स्रोत दो है या दो से अधिक है, तो उस परिपथ की कोई भी एक शाखा या ब्रांच हमने पढ़ लिया है, उस शाखा में बहने वाली धारा उस परिपथ के प्रत्येक स्रोत के कारण उसी शाखा में बहने वाली धाराओं के सदिश योग के तुल्य होगा, जबकि अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं। फिर उस परिपथ चित्र में हम शाखा, स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, शाखा, धारा इत्यादि को दर्शाएंगे। तत्पश्चात उस परिपथ चित्र की सहायता से हम दिए गए कथन को अप्लाई करेंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों धाराओं का मान तुल्य होगा। आइए सबसे पहले हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं। नोट करें ये परिपथ चित्र। ये ऊर्जा का स्रोत पहला, ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और एक प्रतिरोध और बना देते हैं। इस प्रतिरोध का नाम है R3 और ये दूसरा ऊर्जा का स्रोत। प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये पहला ऊर्जा का स्रोत है इसलिए हम V1 लिखेंगे, ये दूसरा ऊर्जा का स्रोत है इसलिए हम V2 लिखेंगे। इस प्रतिरोध का नाम हमने R1 रखेंगे, इसका नाम है R2, इस प्रतिरोध का नाम है R3। बिंदु भी नोट कर लेंगे, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, ये बिंदु है C और ये बिंदु है D। इस बिंदु का नामकरण करेंगे हम E और इस बिंदु को हम लिखेंगे F। देखिए इस परिपथ में देखिए ये ऊर्जा का स्रोत है, धारा का मान हमेशा प्लस से माइनस बहता है या इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत बहता है। मैं ये तीर का चिन्ह बना रहा हूं, आप नोट करेंगे इस तीर के चिन्ह के अनुरूप ही इस परिपथ में यानी इस शाखा में धारा बह रही है क्या। मैं केवल A, B, C और D की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप देख करके मुझे ये बताइए
कि ए बी सी डी ए इस लूप में बहने वाली धारा की दिशा और मेरे द्वारा बनाया गया तीर के चिन्ह की दिशा क्या समान है? हाँ, प्लस से माइनस धारा बहेगी। अब मैं दूसरे में बना रहा हूँ। अगर मान लेते हैं इसमें बहने वाली धारा का मान है I1। अब देखिए, इस ऊर्जा के स्रोत के कारण यहाँ पर भी धारा बहेगी, इसके कारण तो बहेगी ही, लेकिन इसके कारण भी बहेगी, और उस धारा की दिशा को मैं इस तीर के चिन्ह से नोट कर रहा हूँ। मान लीजिए वो है I2। आप मिलान करें, धारा की दिशा सही है क्या? इसे हम नाम दे देंगे चित्र फर्स्ट। नोट करें। अब मैं दूसरा चित्र बना रहा हूँ, और दूसरे चित्र में हम केवल एक ही स्रोत V1 को दर्शाएंगे। देखिए, दूसरा चित्र है, ये ऊर्जा का स्रोत, V1 प्लस माइनस R1, ये बिंदु B, ये बिंदु A, और ये हमारा प्रतिरोध है R2, ये हमारा प्रतिरोध है R3। ये है E, ये बिंदु है F, ये है C, ये है D। यहाँ पर देखिए, धारा का मान है I1 डैश, यहाँ पर है BC में है तो इसलिए IBC, और ऊपर मैं डैश लगा रहा हूँ V1 के कारण है। ये R3 में देखिए धारा बह रही है, ये B से E में, और इसे डैश लगा देता हूँ, यानी 1 के कारण है। इसे मैं नाम दे देता हूँ चित्र 2। अब हम एक अन्य चित्र और बनाएंगे जो केवल इस स्रोत के लिए होगा। देखिए, केवल दूसरा स्रोत है V2, उसके कारण हम तीसरा चित्र बनाएंगे। इसमें हम V1 स्रोत नहीं दिखाएंगे। ये हमारा V2 प्लस माइनस R1, R2, R3, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D, ये बिंदु E, और ये F। ये तीसरा चित्र है। यहाँ पर बहने वाली धारा को हम लिख देंगे
देखिए इसमें धारा बह रही है, इसको हम नाम दे देंगे I, और यहाँ पे डैश लिखा है, यहाँ पर डबल डैश लिख देंगे, और B से C की ओर धारा बह रही है, B C, B A है, B से A की ओर, प्लस से माइनस की ओर लिखेंगे। R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा को हम लिखेंगे I डबल डैश BC, यहाँ पर लिखेंगे I1 डबल डैश। इस प्रकार हम लिखेंगे। ये चित्र तीसरा है। अब हमने जो प्रमेय लिखी थी उस प्रमेय को हम शाखा BC के लिए सिद्ध करेंगे। BC शाखा है, उस BC शाखा के लिए दिए गए प्रमेय के कथन को हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम चित्र 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं लूप विधि प्रयोग करूँगा। हम लिखेंगे उपरोक्त प्रमेय को नोट करें, उपरोक्त प्रमेय को शाखा BC के लिए सिद्ध करेंगे। शाखा BC के लिए सिद्ध करेंगे। देखिए चित्र 1 से, आप चित्र 1 को ध्यान से देखें, उसमें मैं लूप विधि प्रयोग कर रहा हूँ। लूप विधि से देखिए I1 धारा है वो R1 में भी बह रही है और R2 में भी बह रही है, तो I1 का मान होगा, इसका मान होगा R1 प्लस R2 के, यानी ओम का नियम है। और I2 R2 इसमें से घट जाएगी, वो दूसरे के कारण इस R2 में V1 के कारण भी धारा बह रही है और V2 के कारण भी धारा बह रही है, तो माइनस होगा I2 R2, और ये टोटल मान किसके बराबर होगा? V1 के। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम देखिए माइनस I1 R2 को अब हमने माइनस लिया है, क्योंकि इसके लिए हम लिख रहे हैं तो इसमें धारा का मान पहले जो टर्मिनल आएगा वही इसका चिन्ह लगेगा, प्लस I2 R2 प्लस R3। ये मान किसके बराबर होगा? पहले जाएंगे तो कौन सा टर्मिनल आएगा? माइनस टर्मिनल आएगा, तो माइनस V2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और I1 और I2 का मान हम ज्ञात करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम I1 और I2 के लिए हल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 व 2 को I1 व I2 के लिए हल करने पर तो हमारे पास मान आएगा I1 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 बराबर आ जाएगा V1 ब्रैकेट R2 प्लस R3 माइनस V2 R2। I1 का मान आएगा पक्षांतरण करके V1 R2 प्लस R3 माइनस V2 R2 बटा R1
R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वेशन नंबर 3। I1 का मान नोट करें, यहाँ तक नोट करें। इसके बाद इस प्रमेय का आगे से हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।